हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एक्स फैकल्टी ऑफ इटजी मुंबई। हम लोग कुछ दिन के बाद आज मिल रहे हैं। इसका एक मुख्य जो वजह है वो ये लॉकडाउन है। मीन्स कहने का मतलब जो अभी कोरोना का जो रेट है वो फिर से बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फैल रहा है। ये अभी कोरोना से बेहद ही बच के रहने की जरूरत है। देखो क्या होता है कि जब सिचुएशन अल्टर होता है, जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम लोगों को भी अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस इन द सेंस, मान लो घर में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है या तरह तरह का भावना आ रहा है, तो ये सब एकदम बिल्कुल नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, मतलब उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, तो वो भी आपको हम जरूर अपडेट कर देंगे कि क्या क्या रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, या क्या आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मेरा एक ही मकसद है बाबू कि जान है तो जहान है। जान है, अगर जान रहेगा तो बहुत पैसा कमा लीजिएगा, बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपने जगह पे सुरक्षित रहिए। स्टे होम स्टे सेफ वाला जो है उसको जरूर पालन कीजिए। और हम लोग देखिए, अभी कुछ दिन गैप होने का कारण यही था कि जो आदेश आया है गवर्नमेंट का उसका भी तो पालन करना है। उसको भी पालन तो छोड़ो, अपने आप को भी तो सुरक्षित रखना है। अगर हम नहीं सुरक्षित रहेंगे तो आपको कैसे पढ़ाएंगे? हमको भी सुरक्षित रखना है, आपको भी सुरक्षित रखना है, रहना है, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। सजेस्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घर में ही रहिए। अभी वो जो लॉकडाउन ओपन हो गया, अनलॉक जिसको बोल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ दिख रहा था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना अभी भी है। ठीक है, अभी देखो हाई प्रोफाइल लोगों को भी कोरोना आ रहा है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी कूट कूट के भरा है, उनको भी कोरोना छोड़ा नहीं है ना, उनके घर भी दस्तक दे गया। क्योंकि देखते हो कि एक घर में अगर कोई संक्रमित हुआ तो उससे उस घर में सारा लोग संक्रमित हो जाता है। तो अगर बच्चा है या ओल्ड जो है घर में, अगर कोई बुजुर्ग है या चाइल्ड है, तो उसको तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। या पहले से कुछ बीमारी है जिनके पास, तो वो कोरोना बहुत ही उनके लिए घातक है। तो मेरा ये जो मकसद है कहने का मतलब कि पेशेंस, देखो कभी कभी क्या होता है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो इस मामले में बहुत जरूरी है पेशेंस रखने का। हम मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको घर में बैठे बैठे में भी बहुत स्टूडेंट का ये रहता है कि घर में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो गए, बाहर जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है। तो बाबू अभी घरे में छत पे इधर उधर जो भी हो, जहाँ खाली स्थान है वहां पे ही आप अपने आप को रखें। इंटरटेन करने के लिए टीवी का माध्यम लीजिए, या जो भी हो, जो घर में जो साधन है, म्यूजिक है, बहुत सा चीज है, घर में गेम है, कैरम है, या जो भी हो, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सब माध्यम है जिसमें आप अपने आप को बिजी रखिए। मेरा ये कहने का ये उद्देश्य है कि आप बच्चों निराश मत हो। निराशाजनक वाला जो चीज है ना वो निकाल दो। ये देखिए, ये कितने सालों में ऐसा आया, ये आप परदादा छरदादा जो भी होंगे उनसे भी अगर पूछिएगा, अगर कोई जीवित होंगे तो जो बुजुर्ग गांव घर में, तो उनसे भी पूछिएगा तो बोलेंगे ना बाबू ये सब तो हम, मेरे जीवन काल में तो ऐसा कभी भी माहौल नहीं हुआ था, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया था। तो ये कभी कभी होता है, इसमें हिम्मत बांधना है, ढाढ़स रखना है। अगर हिम्मत टूट गया तो समझिए कि आप बिखर जाइएगा, टूट जाइएगा, संक्रमण आ जाएगा। इसलिए
पेशेंस रखना है। अब पढ़ाई के लिए क्या चिंता करना है जब टीचर आपके सामने है। जी देखो, इस महामारी में भी, आज के डेट में भी आपको हम लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने जो स्टूडेंट हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में चिंताजनक है। मुझे भी आपका पढ़ाई मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना आपके लिए है। बिकॉज आपका भविष्य, चलो, सुधारने में एक टीचर का अहम भूमिका होता है, ये आप सब जानते हैं, इसमें कहने की कोई बहुत बात नहीं है, ये सब सारे लोगों को मालूम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग चिंताजनक नहीं है। अरे डर तो हम लोग को भी लगता है कि क्लासरूम में आने के लिए घर से तो आना पड़ेगा ना, बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं, कौन संक्रमित है, क्या है, नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। ठीक है, तो जितना हम लोग घर में रहेंगे, चाहे मैं हूं या आप स्टूडेंट हैं या आपके परिवार है या कोई भी हो, जितना ही ज्यादा घर में रहेंगे उतना ही ज्यादा सुरक्षित होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अपना कार्यक्रम तो करना ही है। आपको क्या करना है? आपको तो घर में लैपटॉप, मोबाइल या जो भी टैबलेट है या जो भी माध्यम है उसके द्वारा पढ़ाई करना है, और वो पढ़ाई आप तक हम लोग पहुंचा ही रहे हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, चिंता है, तभी तो आप अपना चिंता छोड़ दीजिए। वो चिंता जो है वो हम लोग के ऊपर दे दीजिए, हम टीचरों को दे दीजिए। वो चिंता हम लोग करेंगे आपके बारे में। आपको जो भी दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, उसको ठीक से पढ़िए, और पढ़ाई के लिए जो होता है वो आप रखिए। ठीक है, बुक्स वगैरह खरीद लीजिए आसपास में अगर है। हम तो ऐसे भी आपको सब क्वेश्चन दे रहे हैं, DPPS मोबाइल ऐप के द्वारा सारा चीज अब हो रहा है। ऑनलाइन टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हुआ है और आपने अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ स्टूडेंट जो मिस कर दिए हैं वो हम कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे या व्हाट्सएप करेंगे या जो भी वो माध्यम है उनको वो मेरे तक पहुंचाइए, तो हम उनको असाइन कर देंगे। फिर से वो टेस्ट दे सकते हैं जिनका मिस्ड आउट हो गया है टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो लिया गया था। तो ये सब इतना कहने का मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ साथ जीवन रहेगा। हम जीवित रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, तभी ना ये संसार रहेगा जी। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है। सब, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोरोना किसी का दोस्त नहीं है। ठीक है, वो उसी का, उससे दुश्मनी अगर लेना है, ठीक है, उसको मारना है, उसको हराना है, तो आप अपने आप को घर में कैद करके रखिए जब तक सिचुएशन, वैक्सीन या सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता है। और दूसरा अहम बात जो है वो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोचते होंगे कि चलो लॉकडाउन ओपन होगा, स्कूल कॉलेज कोचिंग जब खुलेगा तो हम आराम से अच्छे से जाके वहां पढ़ेंगे। ये जो अच्छा से वर्ड जो होता है ना, ये टालने वाला वर्ड है कि जब ये ओपन होगा तब हम शुरुआत करेंगे। तो ये सब टालने वाली बातें हैं। आपको तो जो सुविधा चाहिए वो हम टीचर्स दे रहे हैं। आपको हर चीज का सुविधा प्रदान किया जा रहा है। टेस्ट का सुविधा प्रदान किया गया जो यहाँ बैठ के, इसमें तो और अच्छा है, चोरी नहीं कर सकते हैं। अरे क्लासरूम में तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इधर उधर हो भी जाता है, यहाँ पे आप कैसे क्या करेंगे, है ना। ऑनलाइन टेस्ट में तो आपके सामने ये रहेगा और उसका टाइम लिमिट है, सारा चीज वैसा किया गया है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कोशिश नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो जेन्युइन रिजल्ट होगा। तो ये सब सारा चीज है कि जो आपको सुविधा प्रदान किया जा रहा है हमारे संस्थान की तरफ से, ठीक है, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से। तो आप चिंतित मत रहिए और पढ़ाई कीजिए, और जो पोर्टफोलियो होता है, जो पैरामीटर्स जो होता है, वो जरूर आप निभाइए, ठीक है, कि ताकि आपका पढ़ाई बाधित नहीं हो, है ना। तो हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं ना कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तो वहां जाके पढ़ेंगे। तो ये सब टाल मटोल करने की बात ये है। सिचुएशन जैसा है उस सिचुएशन को, अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढाल लो, कि ताकि
ये सोचने का मौका ही नहीं मिले कि ये होगा तो ऐसा होगा। अरे वो होगा, कब होगा? अभी देखो, अभी मतलब स्कूल कॉलेज कोचिंग में भी 1-2 महीना के बाद खुलेगा ऐसा लग रहा है। ये खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या होगा, कोई कहना बड़ा मुश्किल है। उसके चलते आप ये सोच के बैठ जाइएगा कि खुलेगा तब हम पढ़ेंगे, ई होगा तो वो होगा। तो ये सब टाल मटोल करने की ये है, दिल को दिलासा देने का। आपको तो सारा चीज अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, सारा चीज अवेलेबल हो रहा है, तो आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। वही कर रहे हैं ना कि अपना जो टेंशन जो लेते हो किसी भी चीज के बारे में, पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो आइदर सिलेबस का हो या नॉलेज का हो या टेस्ट का हो या डीपीपीएस का हो या बुक का हो या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है या डाउट का है, जो भी हो, A to Z जो भी आपके मन में पढ़ाई से रिलेटेड है, तो हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। आप जब, बहुत से बच्चे जानते हैं मेरा नेचर, रात के 12 बजे भी 11 बजे भी कॉल करते हैं तो मैं रिसीव जरूर करता हूं, ठीक है। और जो भी समस्या होता है उनका समाधान करने का कोशिश करता हूं। पढ़ाई के अलावा भी उनको कुछ अगर दिक्कतें होती हैं, फीस से लेके या जो भी हो, उसका भी समस्या का हम समाधान करते हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप कम्युनिकेट करेंगे। वन वे कम्युनिकेशन से कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, और आप अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जो भी बच्चे हों, ठीक है, चाहे किसी भी चीज में, तो उनका भविष्य बेहतर नहीं होगा। और वो ये जो लक्षण है, ये अच्छा लक्षण भी नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन एकदम बिल्कुल नहीं है। जैसे घर में भी बैठे हैं, अगर माँ बाप कुछ बोल रहे हैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं या जो भी हो, अब आप एकदम चुपचाप से भैंस के आगे बीन बजाए बैठल बैस पघुराए वाला स्थिति किए हुए हैं, तो वो भी अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। वन वे, जिसको वन वे कम्युनिकेशन, अब गार्जियन समझा रहा है, पेरेंट्स समझा रहे हैं कि ऐसे ना ऐसे करना चाहिए, बाबू लॉकडाउन है, अच्छा से पढ़ाई करो, सब सुविधा तो हम दे ही रहे हैं, और पढ़ाई के लिए आपको जो सुविधा चाहिए वो लीजिए, वो पेरेंट्स से लीजिए, मांगिए। ऐसा थोड़ी ना पेरेंट्स से इतना खर्चा करते थे भाई, बाहर पटना में आके पढ़ने के लिए आपको बोलते थे या कहीं भी जाके, तो उससे तो कम खर्चा हो रहा है ना घर पे अभी। तो खर्चा वर्चा कुछ सोचना नहीं है। पढ़ाई के लिए जो माध्यम है वो तो घर बैठे है, घर बैठे रिचार्ज कर लो मोबाइल को, लैपटॉप से देखो, मोबाइल से देखो, जो भी माध्यम है देखो, और जिस दिन लेक्चर मिलता है उसी दिन आप देखने का कोशिश कीजिए। और पहला, और दूसरा क्या है कि आपको ऑनलाइन में जब भी होगा तो नोटिफिकेशन मोबाइल ऐप पे करेगा, तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना कि जैसे ही कुछ अपडेट इधर से आता है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस से, तो आपको वो जरूर मिल जाए। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इतना कमिटमेंट करते हैं, दिन रात एक कर देंगे, पढ़ा जितना चाहोगे उतना पढ़ा देंगे, उसके लिए कोई ये नहीं। 10 दिन में चाहिए तो 10 दिन में सिलेबस खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या फायदा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बढ़ ही रहा है, देख ही रहे, बढ़ ही रहे हैं। अभी स्कूल कॉलेज खुला ही नहीं है, कोचिंग खुला ही नहीं है, अभी एकेडमी का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब एकेडमी का स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो परीक्षा ही सब का अभी चिंता करना है ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ही कर्म करो, फल का चिंता मत करो। कर्म ही नहीं करोगे, फल का चिंता कि कब फरवरी में एग्जाम होगा क्या, मार्च में एग्जाम होगा क्या। अरे फरवरी में होगा एग्जाम या मार्च में एग्जाम होगा, कब होगा उसका क्यों चिंता करते हो। अभी तो एकेडमी का स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो आपका जो 12th का पढ़ाई होता है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट ही नहीं किया है। आप तो 12th पढ़ रहे हैं, थैंक्स कोचिंग को बोलिए, हम टीचरों को बोलिए कि आपकी पढ़ाई जारी है। इस कोरोना महामारी में भी हम लोग अपने जान जोखिम को भी लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये थैंक्स टू अस, थैंक्स टू कोचिंग, थैंक्स टू टीचर कि आपको वो सारा सुविधा दिया जा रहा है कि आप घर में बैठ के सुरक्षित पढ़ सकें, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को फायदा होगा जो इस चीज को समझते हैं, उनको कुछ फायदा नहीं होगा कि लफा शूटिंग खाली जो होता है ना, नुक्स निकालने वाला, सिस्टम में कभी नुक्स निकालना, कभी टीचर में नुक्स निकालना, कभी विद्यार्थी में ये करना, कभी फैमिली में ये करना, नुक्स निकालना, कि
कि हमारा फैमिली अमीर होता तो ऐसे होते वैसे होते। ये सब सिर्फ उन बच्चों का सोच है जिनके अंदर कूट कूट के निगेटिव एनर्जी भरा हुआ है। उनको मेरे संसर्ग में रहना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी, पेशेंस, ये सब बहुत जरूरी है। अभी देखो आईआईटी जैसा एग्जामिनेशन, आईआईटी जेईई जैसा एग्जामिनेशन जिसका सिलेबस कम करने के लिए बातचीत हो रहा है, उसका भी सिलेबस, जब आईआईटी का सिलेबस कम करेगा एडवांस का, तो मेंस का भी कम करेगा। और एक बात और आपको बता दें, जो सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है अभी, जो कोरोना का स्थिति है, सीबीएसई ने जो सिविल सिलेबस को रिड्यूस किया है, कम किया है 33% के आसपास में, तो वो उतना ही नहीं और भी कम होगा। पेशेंस रखो। अरे अभी स्कूल कॉलेज खुला ही नहीं है, सिलेबस की ऐसी की तैसी। आने का मतलब ये है कि वहां उनको बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर देने से थोड़े ना होगा। अभी आप स्कूल कॉलेज खोले ही नहीं है, पढ़ाना स्टार्ट 12 को किए ही नहीं है, तो आप सिलेबस रिलीज करके भी क्या कर रहे हैं? सिलेबस अभी और कम होना चाहिए और होगा भी, ठीक है। तो सिलेबस के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ो ना। सिलेबस तो अपना एग्जाम के टाइम ना करते हैं जी कि अच्छा ये रिवीजन करके जाना है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इसको रिवीजन नहीं करेंगे। नॉलेज तो ले लो, नॉलेज लेने में क्या जाता है, ठीक है। तो वो सब सारा चीज है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, समेशन PMC, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। पहले इसका हम थ्योरी लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं। जैसे कोई डिटरमिनेंट लो, और ये फंक्शन लेते हैं ABCDEF, then सिग्मा डेल्टा R बराबर 1 से लेके N तक इज इक्वल टू ये नहीं भी लिख सकते हैं। ये थ्योरी है। ये थ्योरी क्या बोल रहा है कि अगर डिटरमिनेंट आपको इस फॉर्म में है, ये डिटरमिनेंट फंक्शन ऑफ आर है, फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। ये इसको एक्सपेंड करेंगे। अब ABCDEF क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर इसका समेशन सिग्मा निकालना होगा, तो जो वेरिएबल है, जो रो या जो कॉलम, उसमें सिग्मा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सिग्मा का सिंबल इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये जो सिग्मा है वो डिटरमिनेंट साइन के अंदर आ जाएगा, और सिर्फ उसी में सिग्मा लगेगा जो वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पे दिए हुए है ना, कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो जो आर का फंक्शन है उसमें आके सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा आपको कि इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर्टीज यहां लगा दिए, और कुछ ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली बिना इवेल्युएट किए, बिना एक्सपैंड किए हुए इसका रिजल्ट कुछ आ जाए प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए इसमें ये सिग्मा अंदर लेने से बहुत फायदा होगा। प्रॉब्लम अभी बनाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा भी। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक से ज्यादा रो या कॉलम, रो की बात कर रहे हैं तो कॉलम की भी बात होगी। अगर एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम फंक्शन ऑफ वेरिएबल आर अगर होता है, तो क्या सिग्मा जैसे इसमें लगाए, अगर मान लो सपोज ये रो, एक रो वेरिएबल था, फंक्शन ऑफ आर है,
अब इसके एबीसी के जगह पे ये भी अगर फंक्शन ऑफ आर होता, सेकेंड रो भी या थर्ड रो भी को, मतलब एक से ज्यादा अगर रो फंक्शन ऑफ आर होता तो क्या सिग्मा सब में आ जाता? तो नहीं, ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, कहने का मीनिंग अगर ये है कि एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल अगर है, ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद सिग्मा यूज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट गेट सिंप्लीफाइड, पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा, उसके बाद सिग्मा यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम अगर फंक्शन ऑफ आर होता है या फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल होता है तो हम लोग पहले डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। पहले इसको एक्सपैंड कर लेंगे और उसके बाद जो एक्सपैंड करने वाला जो चीज आ जाएगा वो, जैसे मान लो कि सपोज डेल्टा आर एक्सपैंड किए, अगर एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम फंक्शन ऑफ आर होता है तो पहले इसको एक्सपैंड करके जो भी कुछ आ गया, मान लो कि कुछ इस तरह से आ गया एफ आर, ठीक है, तो इस तरह से कुछ सपोज मान लेते हैं, इस पे थोड़े ना होगा, एक ऐसे कुछ एक्सपेंड करके आता है तो अब ऐसे सिग्मा लगेगा, ऐसे। ये कब होगा? पहले एक्सपैंड करेंगे कब? जब एक से ज्यादा रो या कॉलम फंक्शन ऑफ गिवन वेरिएबल आर अगर है तब हम लोग पहले डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद सिग्मा लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक ही कोई रो या कॉलम फंक्शन ऑफ गिवन वेरिएबल आर है, ठीक है, तो आप सिग्मा को अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अंदर जब भी लिखेंगे तो सब रो, मतलब एक रो में सब एलिमेंट्स में होगा या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स में वो सिग्मा जाके लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसमें और कुछ है नहीं, खाली वो जो अभी बताए उसको नोट्स में हम लोग लिख देते हैं कि एक से ज्यादा रो या कॉलम फंक्शन ऑफ आर होता है तो सिग्मा कैसे काम करता है उसको। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, वो लिख देते हैं नोट्स। नोट में if more than one row या columns are function of variables, यहाँ पे आर वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ आर है इसलिए अलग रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ना। देन फर्स्ट डिटर्मिनेंट गेट सिंप्लीफाइड एंड देन use sigma to evaluate the determinant। ये क्लियर? इफ मोर देन वन रो या कॉलम्स आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल चलेगा, यहाँ पे आर वेरिएबल में हम थ्योरी समझा रहे हैं। देन फर्स्ट डिटर्मिनेंट गेट सिंप्लीफाइड, डिटर्मिनेंट को पहले सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद सिग्मा का यूज कीजिए। ठीक है, समेशन मतलब सिग्मा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम बनाओगे तो और क्लियर होगा, है ना। तो पहला प्रॉब्लम को बनाते हैं इसमें। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं अंडर द समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए इसमें डिटर्मिनेंट जो गिवन है वो फंक्शन ऑफ आर है और बाकी जो
जो दिया हुआ होगा जैसे एक्स वाई जेड एन वो कांस्टेंट रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन किसका है, आर का फंक्शन है ये डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट जो आर का फंक्शन है तो एक ही रो या एक ही कॉलम जो है वो फंक्शन ऑफ आर है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें सिग्मा लगाएंगे तो इसके अंदर डिटर्मिनेंट साइन के अंदर सिग्मा आ जाएगा और यहाँ सिग्मा लगेगा, बाकी में एज इट इज लिखाता है। जैसे थ्योरी में ABCD EF था तो एज इट इज हो गया था, सिग्मा यूज होने के बाद भी। सिग्मा कहाँ चिपक जाता है, समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, सिग्मा जो फंक्शन होता है उसमें जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो एक ही रो है या एक ही कॉलम अगर फंक्शन ऑफ आर है तो सिग्मा हाफ इस कॉलम में लगाइए, ठीक है, बाकी एज इट इज लिखाएगा। तो ये लिखाएगा कैसे, ये यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस कॉलम ये जो है C1 इज ओनली फंक्शन ऑफ आर। तो एक ही कॉलम फंक्शन ऑफ आर है तो सिग्मा अगर हम यूज करेंगे तो क्या लिखाएगा ये सॉल्यूशन, ये ऐसे लिखाएगा। ये निकालना है, थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस सीरीज जो 11th में पढ़े हैं समेशन उसका यूज आएगा। तो r बराबर 1 से लेके n और डेल्टा r यही निकालना है ना। तो ऐसे लिखिए, डेल्टा जो है ये और ये सिग्मा डेल्टा से अंदर है, ये डिटर्मिनेंट के साइन से अंदर आएगा। तो इसमें क्या आएगा सिग्मा r, इसमें क्या आएगा सिग्मा 2r माइनस 1 ब्रैकेट में टू टर्म्स है, सिग्मा 3r माइनस 2 ऐसे करके ये आएगा। और r का वैल्यू 1 से लेके n तक है, r का वैल्यू 1 से लेके n तक है ये। बाकी ये सब कांस्टेंट रेट होगा, एज इट इज छोड़ दो, x y z, और ये क्या होगा n प्लस 1/2, फिर n स्क्वायर, फिर ये n इंटू 3n माइनस 1/2, ये ऐसे करके ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लो कि भी आर का फंक्शन होता तो इसमें सिग्मा लगा देते, नहीं, पहले इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना रहता है, उसके बाद फिर सिग्मा का यूज करते। वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो ऐसा आएगा ही नहीं, है ना। तो ये नहीं तो फिर इसका फायदा क्या होगा, ये बेनिफिट तभी होगा जब ऐसे यूज होगा। तो अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। तो इंडिविजुअली इसको लेते चलोगे तो ये अननेसेसरी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, स्पेस ज्यादा लेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो। तो नाउ ऐसे करके लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ, r का वैल्यू 1 देंगे तो ये ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है। तो 11 में ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ये r का वैल्यू 1 से लेके n, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो ये लिख दिए। दूसरा जो हुआ आपका ये निकालना है, इवेल्युएट करना है। तो सिग्मा 2r माइनस 1 r बराबर 1 से लेके n तक इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा, r का वैल्यू 1 दिए तो 2 में से 1 गया 1, ये क्या क्या बनेगा, r का वैल्यू 2 दिए तो 2 इंटू 2 4 में से 1 गया 3, प्लस 3 दिए 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, ऐसे और जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, है ना। लास्ट वाला n देंगे तो ये क्या बनेगा 2n माइनस 1, ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। तो आपको ये देखो, ये क्या है, ये बाबू ये एपी में है, एपी में है, और एपी में इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस b जो है वो 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये मत देखना, ये तो लास्ट टर्म है जी। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, r का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 n तक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n, क्लियर। तो समेशन का फॉर्मूला लगाइए, तो इससे क्या बन जाएगा आपका
जो 2r-1 है वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, द नंबर ऑफ टर्म्स n डिवाइडेड बाय 2, और एक होता है ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 2n-1 ऐसे, तो ये कट गया 2n/2, 2 डिवाइड होगा तो n², दैट इज n², क्लियर। तो एंड लास्ट वाला क्या है 3r-2, तो सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक 3r-2 इज इक्वल टू, ये क्या बनता है ये देख लो, r का वैल्यू 1 दिए तो 3 इंटू 1, 3 में से 2 1, प्लस r का वैल्यू 2 देंगे तो 3 इंटू 2 6 में से 2 4, प्लस r का वैल्यू 3 तो 3 इंटू 3 9 में से 2 7, प्लस 3 दे दिए 12 2 10, ये प्लस डॉट 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 लास्ट वाला ये है 3n-2, ये ऐसे करके r का वैल्यू n दिए तो 3n-2, ये लास्ट टर्म बन जाएगा। अब देखो 4 में से 3 का अंतर जा रहा है ना जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है, तो ये एपी में है, ये भी ऐसे एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4 में से 3, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया वो 1 से लेके n तक है तो n ही होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn का, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 है ना, इसको नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 3n-2, ये लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। इसके हिसाब से आपका क्या हो गया -2 और ये -1, ठीक है, तो n इंटू 3n-1/2 ये आपका बन गया, ठीक है। तो आपका डिटर्मिनांट जो यहां छोड़े थे, ये डिटर्मिनांट कैसा रूप ले लिया, इसलिए ये डिटर्मिनांट जो हो गया सिग्मा वाला डेल्टा आर का वैल्यू, मतलब ये सिग्मा आर का वैल्यू रखो ये n इंटू n प्लस 1/2, फिर इसका वैल्यू रखो ये n², और फिर इसका वैल्यू रखो ये वाला n इंटू 3n-1/2, ठीक है, x y z, और फिर यही वैल्यू है फिर n², फिर n इंटू 3n-1/2। तो अब ये देखिए ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, 0 हो जाता है ना वैल्यू, तो ये 0 बिकॉज यहां लिख लेना बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। देखो अगर इधर मान लो कि इधर नीचे नहीं दिख रहा होगा सपोज, तो इसमें कुछ सिंपल कुछ करना नहीं है, इसका वैल्यू यहां दे दिए, इसका वैल्यू यहां n² दे दिए, और इसका वैल्यू ये, मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम हो रहा है, तो दो C1 एंड C3 आइडेंटिकल होगा तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये इस तरह से है, आप सब स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और छापिए। एक प्रॉब्लम और बनाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं, जो कि अंडर समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो इसमें भी देखो जो ये फंक्शन ऑफ आर दिए हुए, आर वेरिएबल है, बाकी सब ट्रीट होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो आर वेरिएबल है और एक ही रो क्या है, फंक्शन ऑफ आर है, जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो ये यही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें भी आर है इसमें भी आर है ना, दो रो तो नहीं है फंक्शन ऑफ आर, एक ही रो है फंक्शन ऑफ आर, तो इसीलिए इसमें अगर सिग्मा लगाएंगे dr में तो आपका सिग्मा अंदर चला जाएगा, जो फंक्शन ऑफ आर वाला रो या कॉलम होगा। तो इसमें हम लोग बनाते हैं प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसी के हिसाब से ये बनेगा ऐसे। तो सॉल्यूशन में ये लिखिए r बराबर 0 से
एम, इसमें सिग्मा का जरूरत होगा और कुछ नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये जो सिग्मा वाला है ये सिंबल इसके अंदर ले जाओ जहां जहां आर है उस तरह से। तो ये सिग्मा 2r माइनस 1, सिग्मा MCR और सिग्मा 1 0 से m तक है, r 0 से m तक है, r 0 से m, r 0 से m है, बाकी ऐसे ही छोड़ दो। m स्क्वायर 2m और m प्लस 1 साइन स्क्वायर m साइन स्क्वायर m प्लस 1। इस तरह से ये हो गया। अब अलग अलग इसका वैल्यू निकाल लो। देखो इस तरह के जनरली प्रॉब्लम में क्या है कि इसका जो वैल्यू ये वाला इसका ये आएगा, तभी आके आइडेंटिकल होगा, 0 आएगा। तो आपको हिंट तो मिल रहा है, देखो टेक्निक में हिंट तो जरूर दिख रहा है कि कुछ आइडेंटिकल होगा, क्योंकि इस टाइप का लेंथी प्रॉब्लम थोड़े ना सिंप्लीफाई एक्सपांड करने के लिए रहेगा। एक्सपांड करना समझ रहे हैं, बहुत लेंथी प्रोसीजर है ना, तो ऐसा रहेगा ही नहीं प्रॉब्लम। कुछ टेक्निक अब इसको अलग से इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है, इसको अलग से इवेल्युएट कर लेंगे, ये वाला सिग्मा वाला टर्म को अलग से इवेल्युएट करके इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखो आपको एक इस टाइप का प्रॉब्लम में एक टेक्निक क्या यूज हो रहा है कि इसका वैल्यू जरूर इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, इसके बराबर, तब जाके आइडेंटिकल होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ अलग से ये सीक्वेंस सीरीज सिग्मा का आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, है ना। तो उसको देखिए कि कैसे इवेल्युएट करते हैं वो। तो ऐसे लिखेंगे, नाउ सिग्मा r बराबर 0 और m 2r माइनस 1। अब इसमें देखो r बराबर 0 से m, अगर 1 से m लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, 1 से m, लेकिन 0 से है तो m प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें एक ज्यादा है और m यूज किया है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स n न लिखे m लिखेंगे। तो ये 0 दीजिएगा तो ये क्या बना, -1 प्लस 1 देंगे तो 2 और 1 ये, फिर 2 दिए तो 4 में से 3, फिर 3 दिए तो ये 5, फिर 4 दिए ये 7 प्लस डॉट 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 और m देंगे तो 2m माइनस 1, ये लास्ट टर्म हो गया, 2m माइनस 1 लास्ट टर्म हो गया। अब देखो सीक्वेंस यहां से आपको पता चल रहा है, यहां से सीक्वेंस नजर आ रहा है कि ये एपी में है, इस एक -1 को छोड़ दो तो ये एपी में हो गया, इसका फर्स्ट टर्म 1 हो गया और कॉमन डिफरेंस जो हुआ 2 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 0 से लेके m तक m प्लस 1 है, लेकिन एगो टर्म इधर हटा दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m हुआ, तो m। तो जो फॉर्मूला यूज होता है समेशन का एपी का, वो यूज कीजिए, -1 को छोड़ दीजिए, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स m/2 और फर्स्ट टर्म इसका, ये वाला ब्रैकेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2m माइनस 1, क्लियर। तो ये 1 कट गया और 2m स्क्वायर है ना, 2m स्क्वायर माइनस 2, तो 2 ये क्या बच जाएगा, 2 ये 1 कटने के बाद 2m स्क्वायर है 2, तो 2 कट जाएगा तो ये m स्क्वायर बचेगा, तो m स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट लिख दो। अब इसको करते हैं, ये बाइनोमियल का है, ठीक है। तो ये MCR r बराबर 0 से लेके m तक है, इसका मीनिंग क्या होगा पहले ये देखिए, r बराबर 0 रखिए, तो MC0 MC1 प्लस MC2 प्लस डॉट 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 MCm। तो ये बाइनोमियल में है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 1 का वैल्यू पावर m अगर रखेंगे तब यही ना जाएगा NC0, क्योंकि
एक्स और वाई या ए बी के टर्म में जो यहाँ एक्स वाई लिखते थे वो नहीं है, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 1 है। तो ये क्या आ गया रिजल्ट, 2 का पावर m, 2 का पावर m। फिर ये एंड लास्ट में 1 r बराबर 0 से लेके ये, तो r बराबर 0 देंगे तो भी 1 होगा, ये कांस्टेंट है ना जी, डीट फंक्शन, मतलब 1 1 1 नहीं होगा, r का कोई भी वेरिएबल r वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 लास्टली 1, लेकिन k वो टर्म है 0 से m प्लस 1 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर m प्लस 1। एक को जितना टर्म्स रहता है उतना बार जोड़ते हैं तो वही चीज आ जाता है ना, तो m प्लस 1। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, तो दो रो सी R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, तो इसलिए डेल्टा ये सिग्मा डी आर बराबर m0, बिकॉज लिख देना ऐसे कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ये वैल्यू आप रखेंगे m स्क्वायर 1 यहाँ पे, फिर इसका वैल्यू 2 का पावर m, फिर इसका वैल्यू कहाँ गया m प्लस 1, तो ये आइडेंटिकल हो रहा है ना। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो होमवर्क में ये इस प्रॉब्लम को जरूर बना के दिखाइएगा कि क्या इसका आंसर होता है, बजाते बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज बहुते पर है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।